नमस्कार, पी न्यूज की खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हमीरपुर में सख्ती से लॉकडाउन शुरू, मार्केट में चोरी से खुली दुकानों को करवाया बंद, वाहनों के भी काटे चालान, लोगों को सख्ती से घरों में रहने की दी हिदायत। झारखंड के गुमला से अच्छी खबर, अब ग्रामीण क्षेत्र में जागरूक हो रहे हैं लोग, वैक्सीन लेने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। आपको बता दें, पहले लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं थे। ईद पर पीस कमेटी की मीटिंग हुई संपन्न, मुफ्ती अब्दुल समी ने कहा कि घर में ही नमाज अदा करें। ईदगाह में कमेटी के 5 या 6 सदस्यों को ही नमाज अदा करने की इजाजत। रमई पट्टी निवासी उमाशंकर गुप्ता पुत्र हीरालाल गुप्ता ने कचहरी पेट्रोल पंप चौकी इंचार्ज संतोष सिंह व सिपाही दीपक कुमार यादव के ऊपर आरोप लगाया कि सरकार द्वारा 10 से 5 बजे तक किराना की दुकान खोलने की गाइडलाइन दी गई है, जो कि सरकार की गाइडलाइन का प्रार्थी पूरी तरह से पालन करके अपनी दुकान 5 बजे बंद कर दी थी। तकरीबन 7 बजे बगल से आने जाने के लिए गेट लगा हुआ है, दरवाजे को कसकर जोर जोर से पीटा जा रहा था, तो प्रार्थी का छोटे बेटे ने दरवाजा खोला और उस व्यक्ति ने सामान मांगा, लेकिन छोटे बेटे ने सामान देने से मना कर दिया। बोला कि सामान कल 10 बजे दुकान खुलेगी तब आकर ले जाइएगा। इतना कहने पर प्रार्थी के बेटे से जबरदस्ती करने लगे, घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी की और 5000 रुपए मांगे। अगर 5000 दे दोगे तो कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, कोई मुकदमा नहीं लिखेंगे। सब सुनकर मेरे परिवार इनकी बदतमीजी का वीडियो बनाना चालू कर दिया, जिसके चलते इन लोगों ने जाने से पहले धमकी दी कि कल तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दूंगा। ऐसा कृत्य शहर की कई चौकियों का है। पुलिस धड़ल्ले से धन की उगाही कर रही है। इनका देखिए पहले, इनका नाम क्या है? दीपक कुमार। नाम दीपक कुमार है। और ये पेट्रोल टंकी चौकी वाले जो दरोगा है, ये जो है अभी हम करता है, अभी हम मंत्री जी को फोन लगाते हैं। आप लोग वसूली कर रहे हैं, आप लोग वसूली कर रहे हैं, आप लोग वसूली कर रहे हैं, पैसा वसूली कर रहे हैं आप लोग। हाँ, अभी हम बता रहे हैं कितना दिए पैसा आप लिए। ये पेट्रोल चौकी इंचार्ज है संतोष कुमार सिंह। समझ में आ जाएगा, अभी आपको भी समझ में आएगा। आप लोग सब गलत कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, आप लोग गलत भाषा का उपयोग कर रहे हैं, गलत उपयोग कर रहे हैं। ये संतोष कुमार सिंह है, पैसा वसूली करते हैं जो महीना कोरोना के नाम पर ये लोग महीना में वसूली कर रहे हैं। ये घर में रखा हुआ है, ये घर है, आप लोग गलत कर रहे हैं। शटर बंद है, ये लोग घर में घुस के, ये घर में दोनों लोग घुस के पैसा वसूली करने आए हैं कोरोना के नाम पर। बोल रहे हैं कि मास्क नहीं लगाए हो, हमको महीना दो, हम आपको 10 लाख का महीना दे रहे हैं। अरे आप लेंगे दूरी फोन लगा, उड़ नहीं रहे हैं। हमारा घर है अंदर, आप लोग घर में नहीं, आप लोग घर में आए हैं, घर में नहीं, ये गलत बात है। अपनी ताई जी आई थी, ताई जी की बटिया की तबीयत नहीं सही थी। पहले बाहर चलिए, घर से कोरोना फैलाया, आपका कोरोना हुआ है। पहले आप चलिए, दूर हटिए, हम मास्क लगाए। चलिए बाहर, आप चलिए बाहर, आप चलिए पहले बाहर, घर से बाहर चलिए पहले आप लोग घर से बाहर चलिए पहले आप लोग घर में बाहर निकलिए। सड़की हीरा लिखिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हम अभी कॉल संतोष कुमार सिंह है, इनका दीपक कुमार यादव नाम है। कुछ न करो, आप लोग घर में कैसे आए? घर में कैसे आए? संतोष कुमार सिंह। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि दरोगा जी जो पेट्रोल टंकी चौकी इंचार्ज एक सिपाही को सामान लेने के लिए दरवाजा हमारा खटखटा, सामान हमारा लड़का कहा सामान दुकान बंद हो गई, नहीं मिलेगी। कहा अगर सामान नहीं दोगे तो दुकान तुम्हारा कल से नहीं खुलेगा। तो जो अपना सिपाही भेजे, सामान भी दे दिए गए। उसके बाद हमारे घर में दरोगा जी और चौकी इंचार्ज के साथ सिपाही
दोनों लोग अंदर घुस कर लड़के खींचने लगे कि अगर साले यहाँ 5,000 रुपये महीना नहीं दे दुकान तुम्हारा कल से खुलने नहीं देंगे। फिर घर के और कुछ भी आप लोग के साथ क्या घर किए? के अंदर हमारी लड़की थी, हमारी औरत थी, लड़के थे, उन लोग के साथ जास्ती करने लगे, खींच करके बाहर निकालने लगे। लड़के को हाथ में चोट आई है, हमें भी लगा है नाखून पीठ में, हाथ में। आप क्या मांग कर रहे हैं न्याय के लिए? उसमें कह रहे कुछ नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ पैसा वसूली कर रहे हैं दुकानदारों से। जिसका दुकानदारों पैसा दे रहा है उसका दुकान खुलवा कर रात भर दुकान खुलवा रहे हैं। क्या दिक्कत परेशानी है आप लोगों को? मैं प्रीति साहू। कल 5 बजे मेरा दुकान बंद हो गया था। अचानक जो है पुलिस वाले शायद बाहर थे, पता नहीं कि कौन था। दरवाज़ा खटखटाए, सब भाई लोग अंदर थे। मैं सबको नाश्ता पानी चाय करा रही थी और दरवाज़ा खटखटाने लगे। छोटा वाला भाई गया, अब पता चला कि पुलिस वाले खड़े हैं, तो वो बोले मुझे सामान चाहिए। तो ये बोला कि दुकान बंद हो गया, सामान कल ही मिल पाएगा। वो बोले बेटा कुछ सामान मुझे दे दो। तो पापा से पूछा नहीं गया सामान निकालने के लिए, सामान लेके आया, देने लगा और उसके बाद ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़ के खींचने लगे वो लोग। क्या पुलिस वाले आपसे भी बदतमीजी कर रहे थे ऐसी कुछ? हाँ, पुलिस वाले बोले कि जो है 5,000 रुपये महीने दो तुम, तो तुम्हारा दुकान खुलने देंगे, नहीं तो केस कर देंगे। तो हमने बोला केस क्यों करोगे, 5 बजे दुकान बंद हो गया, उसके बाद सामान देना अलाउड नहीं है। आप कैसे ज़बरदस्ती अंदर आ रहे हो? और ज़बरदस्ती अंदर आने के बाद मेरे पापा को भी पकड़ के खींचने लगा, अब बदतमीजी से बात करने लगे मुझसे। मैंने कहा आपका कोई हक नहीं है, आप मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने बोला बेटा देखो 5,000 रुपये महीने दो, उसके बाद मैं तुम्हारा दुकान खुलने दूंगा, नहीं केस कर दूंगा। पापा कहे कैसे आप केस कर सकते हो, मेरा समय से दुकान खुल रहा है, समय से बंद हो रहा है, अब मैं तुमको वसूली करने के लिए क्यों पैसे दूँ? और उसी पे लगे वो बदतमीजी और करने लगे, अंदर तक पूरे घुस आए। उनका कोई अधिकार नहीं है आप किसी के अंदर घर में ज़बरदस्ती घुस करके आप इस तरीके से बात करो और महीना पैसा 5,000 रुपये लेने की बात कर रहे हो। ये आपको किसने आदेश दिया 5,000 रुपये महीने लेने के लिए? समय से मेरा दुकान खुल रहा है, समय से बंद हो रहा है, आप उसी समय पे आओ, सामान ले जाओ, उसके बाद कोई सामान ले। हमीरपुर में सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए भारी पुलिस फोर्स के साथ पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक सीओ सदर व शहर कोतवाल सहित भारी पुलिस बल के साथ एसपी ऑफिस के आकिल तिराहा, किंग रोड, सुभाष बाजार, सब्जी मंडी सहित मुख्यालय का पैदल गश्त किया। वहीं गश्त के दौरान बेवजह घूम रहे लोगों को सख्ती से घर में रहने की हिदायत दी गई और फर्राटा भर रहे वाहनों का भी भ्रमण के दौरान चालान काटा गया। वहीं कुछ दुकानदारों के भी चालान किए गए और जनता से घरों में रहने की अपील की गई तथा सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। वहीं मार्केट में चोरी से खुली दुकानों को भी बंद करवाया गया। पूरा मामला हमीरपुर मुख्यालय का है, जहां कोविड महामारी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह ने भारी पुलिस टीम के साथ निकलकर शहर का पैदल गश्त किया, जिससे सड़कों पर ज्यादा लोग न निकले और जो आवश्यक कार्यों से निकल भी रहे हैं तो वो गाइडलाइन के अनुसार चलें और उचित दूरी बनाए रखें। इस उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक नरेंद्र ने नगर में पैदल गश्त की, रोड में घूमने वाले लोगों से पूछताछ की तो किसी ने दवा लेने का, किसी ने राशन लेने का बहाना बनाया। वहीं बेवजह घूम रहे लोगों को सख्त से सख्त हिदायत भी दी गई और चालान भी काटे गए और सभी लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की। बिना मास्क घूम रहे लोगों को चालान भी किए और बेवजह खुली दुकानों से भी चालान किए गए और हिदायत दी गई कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक सीओ सदर व शहर कोतवाल सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। है कि भीड़ भाड़ को देखते हुए कि लॉकडाउन का पालन कराया जाए, ज़्यादा लोग सड़कों पर न रहें, दूरी बनाए रखें, इस उद्देश्य से निकले थे हम लोग। तो जिसको पूछे हैं तो अधिकतर लोग बता रहे हैं दवा लेने के लिए, कुछ बैंक के काम से। तो लोगों को सलाह दी गई दूरी बनाए रखने के लिए और मास्क लगाने के लिए और गैर ज़रूरी बातों के लिए ना निकलें। तो इसका इन्फोर्समेंट के लिए हम लोग निकले थे और जिन्होंने इसका उल्लंघन किया उसका चालान करवाया गया। तो कितने चालान हुए हैं बिना मास्क के? बिना मास्क के लोगों के तो आज कितने हुए चालान? 6 हुए हैं। अभी भ्रमण के दौरान 6 हुए हैं। एक गलत दुकान खुली थी उसका भी चालान हुआ है।
शमशाबाद में कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते इस समय जिला फर्रुखाबाद से एडीएम विवेक कुमार श्रीवास्तव ने कस्बा शमशाबाद के मोहल्ला मीरा दरवाजा तथा फतेहचंद में जाकर एडीएम विवेक कुमार श्रीवास्तव तथा नगर पंचायत शमशाबाद से ईओ आशीष कुमार ने 2 मोहल्लों में भ्रमण किया। वहां के सभासद सभी मौजूदगी में थे तथा कोरोना वर्ल्ड टीम भी मौजूद थी। वहीं आपको बता दें कि जिला फर्रुखाबाद से एडीएम विवेक कुमार श्रीवास्तव व आशीष कुमार पूर्व चेयरमैन विजय गुप्ता व सभासद कोरोना वॉरियर टीम ने मोहल्लों में जाकर लोगों की गेटों को खटखटाया और लोगों से पूछताछ की कि आपको किसी को कोरोना के लक्षण तो नहीं, खांसी जुकाम तो नहीं। ये सब पूछते हुए एडीएम साहब ने लोगों को स्वस्थ होने के लिए मेडिकल किट भी वितरण की। वहीं पर एडीएम साहब और ईओ साहब ने लॉकडाउन का भी जायजा लिया। एडीएम साहब ने क्या दिशा निर्देश दिए थे सर? अभी एडीएम साहब का आना हुआ था, जिसमें 2 वार्डों का भ्रमण किया गया, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 13। वहाँ के सभासद भी मौजूद रहे और कोरोना वॉरियर की हमारी टीम भी मौजूद रही। एडीएम साहब यहाँ आए थे और उन्होंने ये देख रेख की है कि मोहल्ले में कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित तो नहीं है या उसके अंदर ऐसे लक्षण तो नहीं है। जिनके अंदर ऐसे लक्षण पाए गए, जिनको खांसी जुकाम पाया गया, उनको कोरोना से संबंधित मेडिकल किट वितरित की गई है तथा उन्होंने नगर में लॉकडाउन का भी जायजा लिया और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ की स्थिति सही है तथा कर्फ्यू का पालन किया जा रहा है। अगली खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में वाहन पार्किंग में भरभरा कर दीवार गिर गई। 1 दर्जन से अधिक बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन पार्किंग में खड़ी एलआईसी कर्मचारियों की बाइक भी थी। तूफान से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। खुर्जा पुराने जीटी रोड स्थित एलआईसी दफ्तर के बाहर का ये मामला है। जेठवाड़ा में अवैध खनन जोरों पर है और जेठवाड़ा पुलिस कुंभकर्णी नींद सोई है। आपको बता दें, सरकारी तालाब पर दबंगई से अवैध खनन हो रहा है। आखिर किसके शहर पर अवैध खनन होता है? थाना जेठवाड़ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर खनन हो रहा है और जेठवाड़ा पुलिस जो है वो कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। जबकि लालगंज एसडीएम ने कहा कि हमारी तरफ से कोई परमिशन नहीं दी गई। जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के संडवा खास के मडियारी गांव में सरकारी तालाब पर अवैध खनन हो रहा है। पीआरबी मौके पर पहुंची और खानापूर्ति करके ही फुर हो गई। धड़ल्ले से जेसीबी चल रही है और तालाब की मिट्टी बेची जा रही है। गुमला जिला के घाघरा प्रखंड में 1 दिवसीय रक्तदान आपके द्वार कार्यक्रम में कई लोगों ने रक्तदान किया। कोरोना संकट को लेकर 11 युवकों ने रक्तदान किया। ब्लड डोनेशन ग्रुप के युवक कोरोना महामारी के बीच रक्तदान कर खून की कमी से जूझ रहे मरीजों की जान बचा रहे हैं। जिला के घाघरा प्रखंड मुख्यालय में रक्तदान आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर 11 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिव कुमार भगत ने कहा कि रक्तदान महादान है। इस कोरोना वैश्विक महामारी में रक्तदान करना बहुत ही पुण्य का काम है, क्योंकि इस वैश्विक महामारी में कई लोगों को खून की काफी आवश्यकता पड़ रही है। वहीं श्री भगत ने युवाओं से अपील करते हुए अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करने की बात कही, ताकि किसी की भी मौत खून की कमी के कारण न हो सके। इस मौके पर उपस्थित घाघरा ब्लड डोनेशन ग्रुप के एडमिन दीपक कुमार, प्रभात गुप्ता, गगन कुमार, अजय गुप्ता, अंजू किंडो, पूनम कुमार उपस्थित थे। आज इस वैश्विक महामारी में ये रक्तदान का कार्यक्रम मेरे ख्याल से और ये पुण्य का कार्य है और ऐसे कार्यों में आज देश के नौजवान और देश के हर वर्ग के लोग ऐसे कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर आए, ऐसा मैं लोगों से निवेदन करता हूं। और क्योंकि ये इस संक्रमण काल के में आज सभी को खून की रक्त की आवश्यकता है और इसमें सभी को बढ़ चढ़कर भागीदारी अपना निभाना चाहिए। और इसके लिए तमाम जितने सदस्य हैं इस डोनेशन कैंप में आज भाग लिए, दीपक जी हैं, गगन जी हैं और तमाम जितने लोग हैं, मैं प्रभात जी हैं, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा कार्यक्रम करा के बहुत पुण्य का काम है।
सांडी थाना में पीस कमेटी की थाना अध्यक्ष अनिल सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। ईद की नमाज अदा करने को लेकर ये बैठक हुई। मदरसा अनस बिल के मुफ्ती अब्दुल समी ने अपील की, कोविड-19 कोरोना महामारी को देखते हुए ईद की नमाज सभी नागरिक अपने घरों में ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अदा करें और ईदगाह में कमेटी के 5 या 6 सदस्यों में नमाज अदा की जाएगी। वहीं मस्जिदों में 5 व्यक्तियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा की जाएगी और घर से बाहर ना निकलें, अपना त्योहार अपने घरों में ही मनाएं। मीटिंग में मौजूद रहे अब्दुल समी, मुफ्ती हसन, मोहम्मद यामीन, मोहम्मद मसूला, ईदगाह कमेटी के सदस्य अब्दुल जब्बार सखेड़ा, प्रधानपति मुदसीर खान सहित पुलिस फोर्स मीटिंग में मौजूद रहा। इससे होगा कि हम भी महफूज रहेंगे और हमारे साथ दूसरा भी महफूज रहेगा और जो दूसरे का हम सब ताउन कर सकते हैं इस चीज़ का प्रयास करें। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे बाकी की खबरों के साथ। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। एक बार फिर रुक कर लेते हैं ब्रेक के बाद खबरों की ओर। अगली खबर साहिबगंज से है। कोरोना महामारी को देखते हुए कांग्रेसी नेता संतोष स्वर्णकार ने महिला, पुरुष एवं बच्चों के बीच मास्क का वितरण किया। हैंड सैनिटाइजर से भी सभी के हाथों को सैनिटाइज किया। साथ ही संतोष स्वर्णकार ने कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। साथ ही सरकार की गाइडलाइन की पालना अवश्य करें। लगातार हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता गरीब, मजदूर एवं आम जनता के बीच मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हबीबपुर एवं साहिबगंज महाविद्यालय के सामने में हम लोग मास्क का वितरण किए हैं और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं सरकार के गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और ये सिलसिला लगातार पिछले बार भी लॉकडाउन के समय में हम लोगों ने किया था। लोगों के बीच जाकर राशन से लेकर खाने पीने के सामान, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया था। और इस विषम परिस्थिति में सेकेंड फेज में हम लोग लोगों के बीच जाकर के राशन और सैनिटाइजर और मास्क का वितरण कर रहे हैं। ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। आम जनता से अपील करता हूं कि घर में रहें और कोरोना के वैक्सीन को सभी लोग को लगवाएं। 15 तारीख से 18 साल के कम उम्र के लोगों को भी झारखंड सरकार के द्वारा वैक्सीन लगाया जाएगा। तो मैं आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग वैक्सीन लें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद। जिले के डुमरी प्रखंड मुख्यालय में टाटी गांव के सैकड़ों ग्रामीण राशन डीलर के विरोध में ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से ग्रामीणों ने मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने ग्रामीणों से बात नहीं की और कार्यालय छोड़कर चलते बने, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ज्ञात हो कि 25 मार्च 2021 को ग्रामीणों की शिकायत पर अवैध निकासी को लेकर
एवं कार्ड बनवाने के नाम पर पैसा लेने का आवेदन प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा वित्त मंत्रालय झारखंड सरकार को सौंपा गया था, जिसके पश्चात खाद्य आपूर्ति मंत्रालय झारखंड सरकार के द्वारा डीएसओ गुमला को प्रतिवेदित कर जांच एवं कार्यवाही का आदेश दिया गया था। उसके पश्चात तत्काल प्रभाव से डीलर को सस्पेंड कर दिया गया था और दूसरे डीलर को राशन वितरण करने का आदेश डीएसओ गुमला के द्वारा दिया गया। इस संबंध में ग्रामीणों से बातचीत की तो क्या कहा ग्रामीणों ने, आइए आपको सुनाते हैं। घर घर घूम के ठेपा करुआ के राशन कार्ड 1-2 सप्ताह के अंदर राशन कार्ड और राशन मिलेगा बोल के 1500 भी पैसा लिया और मेरा घर अनपढ़ भतीजा के अकाउंट से एक बार 1000 और दूसरी बार ठेपा करुआ के 10,000 11,000 पैसा निकाल के ले लाया और दूसरा दिन वो रांची भाग गया। तो हम पता लगा के हम खोजने गए तो हमसे भेंट नहीं किया और बैंक में मैं चढ़ के उसका पासबुक को एंट्री कराई तो 11,000 निकासी करके लेके चला गया। वो पैसा आपको वापस किए? और हम थाना जाने के लिए तैयार थी, पैसा और निर्णय नहीं करेगा तेरा बेटा का तो हम अभी थाना जा रही हूँ बोली तो घर घुस के 11,000 पैसा निकाल के मेरे हाथ में दिया। हाँ, बहुत लोगों को घर जा जाके ठेपा करुआ के पैसा ले लेके यही काम हुआ है, इसलिए मदन केसरी को डीलर हम लोग नहीं चाहते हैं। मेरा मजगांव पंचायत से हूँ। हाँ? पिछली बार लॉकडाउन जो हुआ उस समय मेरे घर में ऑनलाइन होने के बावजूद भी एक भी राशन नहीं दिया है। कौन? मदन केसरी। अच्छा। एक भी राशन नहीं दिया है। एक बार मैं जिक्र की तो बोल करके बोलता है ठीक है 10 किलो ले लो। मैं उसके सामने मैं भिखारी नहीं हूँ, गरीब तो हूँ लेकिन भिखारी नहीं हूँ। तब फिर इस बार भी जब आए और मदन केसरी के साथ में जो सस्पेंसी जो हुआ है और उसके बारे में हम लोग प्रखंड लेवल में गांव के लोग आए, गांव से बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं और एमओ साहब से बात करना चाह रहे हैं तो एमओ साहब बात नहीं करेंगे बोल करके बोल रहे हैं। ये तो गलती है क्योंकि और ये इस होने के बाद में अभी तक जांच की किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि होना चाहिए था। के बावजूद भी अभी पुनः मदन केसरी के हाथ में राशन वितरण का काम उसी के हाथ में सौंपा जा रहा है। ये हम लोग नहीं मानेंगे और उसके हाथों से हम लोग नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। उप जिलाधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बरामद कर लहन तथा भट्टियों को नष्ट किया गया। उप जिलाधिकारी सदर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात व आबकारी निरीक्षक द्वारा पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम के साथ अवैध कच्ची देसी शराब बनाने के ठिकानों पर दबिश देकर कार्रवाई की गई। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम हनुमान पडरा में दबिश देकर 15 लीटर अवैध कच्ची देसी शराब, 700 किलोग्राम लहन शराब बनाने के प्रयुक्त होने वाले पात्रों एवं 4 भट्टियों को बरामद कर नष्ट किया गया। आबकारी टीम द्वारा ज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। खबर मैनपुरी से है। बेटियों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ आदि कई तरीके से बेटी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कदम उठाए गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा करने का बीड़ा उठाया है और काफी हद तक सुरक्षित भी हुई है, लेकिन आज भी इस समाज में बेटियों का बलात्कार करने जैसी घटनाओं को कुछ लोग अंजाम दे रहे हैं। पूरा मामला मैनपुरी में थाना बेवर के ग्राम हरजापुर का है। यहाँ पर आपको देखकर हैरत होगा कि इसको आप क्या कहेंगे कि यह 75 वर्ष की अवस्था में मात्र 5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का घिनौना काम किया। इस वहशी दरिंदे ने इतना गलत काम किया कि इसको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात की भनक जैसे ही गांव में पड़ी वैसे ही यह बात आग की तरह पूरे जनपद में फैल गई। पूरे गांव में सन्नाटा सा फैल गया, सभी लोग हाय हाय करने लगे। अब आप इसको गौर से देखिएगा, इसकी अवस्था के लोगों का समाज में कितना सम्मान है, लेकिन इस व्यक्ति ने उस अवस्था के लोगों के मुंह पर बदनामी का दाग लगाने का काम किया है। जानकारी देते हुए मासूम बच्ची के पिता ने बताया कि हमारी बेटी नल से पानी भरने गई थी,
तभी वहां से राज बहादुर चौहान, जिसकी उम्र 75 वर्ष है, में छोटी सी मासूम बच्ची को उठाकर ले गया और कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। और उस बच्ची के साथ एक छोटी बच्ची और थी जिसने पूरी घटना देखी और उसने जाकर अपनी मम्मी को बताई। ताऊ दीदी के साथ गलत कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा मासूम बच्ची के चाचा को जानकारी देते हुए बताया, राज बहादुर बच्ची के खून से लथपथ कपड़ों को धो रहा था, तभी मौके पर उसको पकड़ लिया। तुरंत पुलिस को फोन किया, मौके पर पुलिस पहुंची। आरोपी राज बहादुर चौहान को धर दबोचा। पुलिस ने बच्ची के बयान दर्ज कर जांच में जुट गई है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरी बेटी पानी पीने जा रही थी, वहाँ उसके घर के पास में नल है, नल पे पानी पी रही थी और राज बहादुर चौहान ने उसको पानी पीते समय उसको अंदर खींच लिया और बता रही थी कपड़े उतार दिए मेरे और छेड़खानी करने की कोशिश की। और मेरी माताजी वहाँ पर अचानक से ढूंढते ढूंढते पहुँच गए, फिर उसको जगा के लाई। तब उसने रोते हुए सब कुछ बताया कि हाँ इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, दुष्कर्म नहीं कर पाए लेकिन इतना किया बस। अच्छा। तो ग्राम हरजापुर का मैं रहने वाला हूँ, वो भी 75 साल का है, मेरी बेटी 5 साल की है। अच्छा, फिर आपने क्या किया, पुलिस को सूचना की? फिर उसके बाद मैंने पुलिस को सूचना की, तब पुलिस कार्रवाई कर रही है। अच्छा, क्या फौजी पकड़ गए क्या? हाँ, फौजी पकड़ गए हैं, वो नबीगंज चौकी में है अभी। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर जिलाधिकारी द्वारा नौबस्ता गल्ला मंडी व पीसीएफ के 2 गेहूं क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने बताया, शासन द्वारा निर्धारित गेहूं के समर्थन मूल्य 1975 प्रति क्विंटल पर ही किसानों को गेहूं का भुगतान किया जाए। सभी क्रय केंद्रों में किसानों को लाइन ना लगानी पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। समय से फीडिंग कर उसका भुगतान समय से करवाया जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां उपस्थित किसानों से बात की और किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो उन्हें बताने को कहा। सर, एक टीम ने निरीक्षण कर नापतोल की है, क्या सर बनने को तैयार है और किस चीज़ की नापतोल की कराई गई है? आज सीएमए, सीएमओ, एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन हाइडल और जो हमारी कार्यदायी संस्था है ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए एक्सीएन आगरा इलेक्ट्रिकल, वो भी आ गए थे। साइट का सर्वे किया गया, 3 साइट देखी गई, उनमें से एक साइट जो बन वार्ड के पास है 100 सैया के पीछे, उसको फाइनल किया गया है, मेजरमेंट लिया जा रहा है। और इसके बाद अभी हम लोग जो है तो फिर एनआईसी जा करके जो वेंडर का वो है प्रोसेस, उस पर हम लोग काम करेंगे। किस चीज़ का सर प्लांट लगाने की तैयारी है? ऑक्सीजन प्लांट, जैसा कि अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे अखबारों में, न्यूज़ पेपर में कि ऑक्सीजन प्लांट लगना है, इसके लिए कार्रवाई। आज अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन मेरठ राजीव सभरवाल द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह के साथ आंशिक कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन के दृष्टिगत जनपद का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा कोरोना वायरस के वैश्विक संक्रमण महामारी की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के दृष्टिगत पुलिस कर्मियों को कोरोना वायरस संक्रमण से अधिक सुरक्षित रखने हेतु एवं कोरोना वायरस संक्रमण के निरंतर बढ़ते हुए केसों को दृष्टिगत जनपद में भ्रमण के दौरान थाना गुलावटी से आना व कोतवाली नगर का भ्रमण किया और साथ ही जायजा भी लिया। एडीजी महोदय द्वारा मुख्य रूप से थानों पर स्थापित कोविड हेल्थ डेस्क, साफ सफाई आदि को चेक किया गया तथा कोविड हेल्थ डेस्क के रजिस्टर को भी चेक किया और साथ ही उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। सब आपको खुले नजर आ रहे होंगे, तो भीड़ लगी हुई है, आज ही डाली है। देखो ऐसा है, ये चीज़ आपकी प्रोटेक्शन। खबरों में बात कर लेते हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर में सिस्टम की नाकामी और अलीगढ़ के निजी अस्पताल का कारनामा उजागर करती युवती के 2 वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। पीड़ित युवती एक वायरल वीडियो में भाई और जीजा के लिए वेंटिलेटर की मांग करती दिख रही है। दूसरे वीडियो में पीड़िता भाई और जीजा की मौत और अलीगढ़ के निजी अस्पताल के कारनामे उजागर कर रही है। वीडियो रिकॉर्ड करने वाली युवती शीतल चौधरी नाम बता रही है। बुलंदशहर के एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा किए गए कार्यों की युवती सराहना भी करती दिख रही है। पीड़िता का आरोप है कि मरीजों को बुलंदशहर से अलीगढ़ छोड़ने के लिए एम्बुलेंस चालक ने 50,000 रुपए लिए थे। अलीगढ़ के हॉस्पिटल ने तीमारदारों से ही ऑक्सीजन की सिलेंडर की मांग की थी। युवती के दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। बुलंदशहर जनपद के ये दोनों वीडियोस बताए जा रहे हैं। मैं शीतल चौधरी आप सबसे विनती करती हूँ, अगर किसी की नज़र में कोई वेंटिलेटर बेड खाली हो, प्लीज मेरे भैया के लिए, मेरा भाई
हॉस्पिटल में एडमिट है जिसको वेंटिलेटर की बहुत ज़रूरत है और वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है। अगर किसी की नज़र में कहीं भी कोई वेंटिलेटर हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। सर मेरे भाई की ज़िंदगी आप लोगों के हाथ में है। मुझे 4 से 5 घंटे का समय है सिर्फ हमारे पास। मैं अपने भाई को बचा सकती हूँ सिर्फ 4-5 घंटे में। प्लीज़ 4-5 घंटे में मेरे भाई के लिए वेंटिलेटर अवेलेबल करा दो प्लीज़। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे भाई की भी डेथ हो चुकी है और जीजा जी की भी डेथ हो चुकी है। ऐसे समय पे हमें बहुत अच्छे लोग भी मिले और बहुत बुरे लोग भी मिले। मेरी उन लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जिस समय कोई इंसान या उसका परिवार मौत और ज़िंदगी के बीच झूल रहा होता है, उस समय वो इस तरीके का बिहेव ना करें जैसा मेरे और मेरे परिवार के साथ बिहेव किया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जो पहले एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो में मैंने वेंटिलेटर की एक गुहार लगाई थी कि मुझे वेंटिलेटर। तो मेरे पास बहुत सारी कॉल, बहुत लोगों ने हेल्प की, वेंटिलेटर भी अवेलेबल हुआ। लेकिन मेरे एक ऐसे नॉन ने मुझे कॉल किया कि आपका वेंटिलेटर मिल जाएगा और आप ना अलीगढ़ में आइए, आपको 2 वेंटिलेटर मिल रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अलीगढ़। उन्होंने एक मेरे को लोकेशन बताई कि वहाँ पहुँच के हमें कॉल कर लेना और मैं आपको वहाँ खड़ी मिलूँगी और वहाँ पे आपको हम हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। मेरे उस समय में इतना प्रेशराइज थी, इतनी परेशान थी, बस मुझे ये था कि मेरे भाई के लिए, मेरे जीजा जी के लिए वेंटिलेटर मिल जाए। लेकिन हुआ क्या कि, और वो नॉन थी और मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरी फ्रेंड है, तो मैंने कोई ज़्यादा वो नहीं, उसने कहा वो हॉस्पिटल लाइन में ही है, तो उसने मेरे को बोला कि आप आ जाइए दीदी, लेके आइए। तो मैंने कहा यहाँ पे मेरे को वेंटिलेटर वाली जो एम्बुलेंस होती हैं वो भी नहीं मिल रही। तो उसने कहा मैं वो भी भिजवा देती हूँ। तो 50,000 की हमने वो भाड़ा करके, पैसा नहीं देखा, हमने कहा ठीक है, हमारे भाई की, हमारे जीजा जी की जान बच जाए। लेकिन शिफ्टिंग के दौरान जीजा जी की तो डेथ हो गई, लेकिन मैंने वहाँ पे डेथ पे भी नहीं रुकी। मैंने सोचा चलो एम्बुलेंस आ गई, भाई को तो बचा लें। मैं वहाँ से भाई को लेके निकल गई। वहाँ जाके जो मैंने देखा, वहाँ जाके जो उस पूरे गैंग ने जो हमारे साथ किया वो हिला देने वाला था। वहाँ हम पहुँचे ISH हॉस्पिटल अलीगढ़, और वहाँ हमसे उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर है, और भाई हमारा एम्बुलेंस में रखा हुआ था, मौत और ज़िंदगी के बीच झूल रहा था। उन्होंने कहा वेंटिलेटर है, आपका जो रेंट है पर डे का वो पड़ेगा 40,000 रुपये पर डे। हमने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40,000 रुपये हम आपको दे देंगे, आप वेंटिलेटर दे दीजिए। थोड़ा फिर उन्होंने बोला कि गैस ऑक्सीजन हमारी नहीं होगी, आप ही हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे। तो हमने कहा हम इतनी ऑक्सीजन, तो मेरी ये बात उस लड़की से पहले हो चुकी थी। तो उसने कहा कि दीदी जितने सिलेंडर चाहोगे मिल जाएंगे, आप बस भैया को लेके आइए। तो उस समय वो मेरे को देवी के भगवान लग रही थी कि जन्नत से उतर के कोई मेरी भगवान आ गई मेरी हेल्प करने के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने साफ कहा कि 25,000 रुपये का आपको एक सिलेंडर मिलेगा, और पर डे आपके, हमें नहीं पता 7 सिलेंडर लगेंगे या 8 सिलेंडर। दोस्तों मैं हिल गई, मैं क्या करूं। और वो ना तो एम्बुलेंस से मेरे भाई को उतार रहे थे, कह रहे पहले 80,000 2 दिन का एडवांस आप करो और फिर आप 25,000 पर डे के, मतलब पर सिलेंडर के हिसाब से ऑक्सीजन के से, तब हम आपकी कोई हेल्प करेंगे। मैं और मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र, हम लोग खड़े खड़े पसीना, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। अब हम फंस गए कि हम करें क्या, क्योंकि उन्होंने तो 1.5 लाख से ऊपर का तो सिलेंडर की व्यवस्था, उन्होंने 25,000, 8 सिलेंडर तो बहुत, आप देखो 1 लाख रुपए तो 4 सिलेंडर का हो गया, 2 लाख रुपए पर डे की गए उन्होंने ऑक्सीजन बता दी। हमने सोचा चलो हम 1-2 घंटे के लिए रख लेते हैं, 1 दिन के लिए रख लेते हैं, इतने हम वेंटिलेटर की और व्यवस्था कर लेंगे। बट इतने ही मेरे किसी और नॉन ने, मतलब बहुत सारी कॉल से वीडियो डालने के बाद उन्होंने की कि आप फटाफट लक्ष्मी हॉस्पिटल लेके बुलंदशहर पहुंचिए। दोस्तों हमने तुरंत हॉस्पिटल गए हम, तो उन्होंने कहा एम्बुलेंस हम यहाँ से जब ले जाएंगे पहले आप 50,000 वो प्लस में 50,000 जाने का हमें दीजिए। मैं उनके हाथ जोड़ रही थी, भाइयों ऐसा मत करो, हम आपके पैसे दे देंगे। उन्होंने कहा गाड़ी जब तक नहीं चलेगी तब तक आप हमें पैसे नहीं दे दोगे। मेरे दोस्त ने उनको पैसे दे दिए कि चलो तुम लेके चलो।
उनको वहाँ पे 55,000 दिए, प्लस में उनसे कहा कि आपको बुलंदशहर हम पेशेंट उतारने से पहले पैसे दे देंगे। हम लक्ष्मी हॉस्पिटल गए दोस्तों। लक्ष्मी हॉस्पिटल मतलब हमारी इतनी हेल्प की, इतनी मदद की कि काश वहाँ समय रहते कि हम अलीगढ़ ना जाके लक्ष्मी हॉस्पिटल पहले चले जाते तो शायद मेरे भाई की जान बच जाती। लेकिन क्या करें कि जो लिखा है तकदीर में होगा तो वही। पर मेरी हाथ जोड़ के विनती है, किसी की भी मजबूरी का कोई ऐसे फायदा ना उठाए इस तरीके से। क्योंकि मुझे पता है 15 दिन से मैं कैसे सरवाइव कर रही थी अपने 2 पेशेंट्स को लेके। मैं पहले घर पे ऑक्सीजन पे रख रखे थे, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे, फिर हमने घर पे ही पूरा उनका ऑक्सीजन बेड वगैरह सब बना रखे थे। और जब उनकी स्थिति गिरती गई तो मैं हॉस्पिटल्स में सबके हाथ जोड़ रही थी, पैर पूज रही थी, कोई मेरे भाई को, कोई मेरे जीजा जी को बेड दे दो, कोई बेड दे दो। लेकिन हमें कहीं से कोई उम्मीद नहीं। फिर हमें किसी नेता के थ्रू कैसे ही हमें बेड वगैरह मिले। और बाद में जो वेंटिलेटर का जो हुआ वो तो हमारे लिए जो अलीगढ़ ISH हॉस्पिटल ने किया वो तो वाकई में शर्मसार था। मुझे क्योंकि 2 डेथ हुआ, उस परिवार पर क्या बीतेगी आप सब जानते हैं। क्योंकि मेरा तो पूरा चमन ही उजड़ गया। मेरे भाई के जाने के बाद मेरे परिवार की क्या स्थिति है, मेरे जीजा के जाने के बाद 2 परिवार कैसे उजड़ गए दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे जो गैंग हैं, जो ऐसे सिर्फ पैसा, उन्हें इंसान प्यारा नहीं है, सिर्फ उन्हें पैसा प्यारा है। तो मैं ISH का जितना भी एक गैंग है तो मैं कभी ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। पैसे से किसी इंसान की जान का मोल मत कीजिए प्लीज, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए P न्यूज़ चैनल, खबरों का बादशाह।